अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या रब, मेरे सीने को कुशादा फरमा। व यस्सिर ली अमरी, और मेरे लिए मेरे काम को आसान फरमा। वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, और मेरी जुबान की गिरा को खोल दे। यफ़क़हू क़ौली, ताकि वो मेरी बात को समझ सके। अल्लाह ताला से हर वक्त दुआ करनी चाहिए। हमारी ज़िंदगी, हमारी बाकी चीज़ें जो है हमारे कंट्रोल में तो नहीं है। सारी चीज़ें अल्लाह के पास मौजूद है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया का जो मॉडल बताया वो भी यही है। इन्नमल उसरि युसरा, इन्नमल उसरि युसरा, मतलब मरते दम तक मेहनत करनी है और उसी के बाद आसानी है। मैंने अभी तक जितने स्टूडेंट्स जिन्होंने इस दफ़ा क्वालिफाई किया है उनकी एक बड़ी कॉमन चीज़ कल भी शायद आपसे डिस्कस की थी कि उन्होंने कहा कि सर, आई हैव वी हैव फॉलोड योर डॉटेड लाइन्स, हमने आपकी डॉटेड लाइन्स को फॉलो किया है। मास भाई एक उसमें स्टूडेंट था जिसको मैंने भी कॉल दी है कि वो मेरे से आकर मिले। उसने कहा कि मैंने सारा कुछ किया था लेकिन फिर भी 47 उसके मार्क्स आए। क्यों आए हैं, क्या मिसहैप हुआ उसके साथ? लेकिन ये बहुत कम चांसेस होते हैं। ऐसे चांसेस बहुत कम होते हैं कि एग्जाम के अंदर कोई मिसहैप हो गया, कंफ्यूजन क्रिएट हो गई, आप गलत उसको इंटरप्रेट कर बैठे। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। आप अगर चीज़ों को प्रॉपर लेके चल रहे हो और उसके जैसा इंटेलेक्ट लेवल है जो चाहिए एग्जामिनर को, आप उस पर चल रहे हो, तो चीज़ें स्मूथ ही होती हैं। उसमें आपके यही चांसेस होते हैं कि फर्स्ट अटैम्प्ट में आप क्वालिफाई करें। लेकिन अगर चीज़ों को लिंगर ऑन करेंगे, कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, तो एग्जामिनर भी कहता है फिर अगली अटैम्प्ट में कर दूंगा, कोई मसला नहीं। जैसे आप सोचते हैं फिर वो भी ऐसे सोचना शुरू करता है। अभी तक हमने सेल्स टैक्स के अंदर जो चीज़ें कर ली थी, आउटपुट इनपुट की गेम कर ली। 90% की चीज़ें मैं आपको समझा चुका था। और जो यानी कि कल के जो क्वेश्चन हमने किए थे, तीन कर लिए, दो किए थे। ए बी सी, एस और टी वाला, और ए बी सी डी वाला। ठीक है। अच्छा, ये हमारी किताब में दो सवाल मौजूद हैं। आई कैब में ये तकरीबन ऐसा ही क्वेश्चन 3-4 दफा आया हुआ है। ऐसे ही क्वेश्चन जो है जहां पर्सन्स को डिस्कस किया गया है। एक मैं आपको असाइनमेंट देता हूँ। 2022 में या कहीं ये टेस्ट हुआ है। तो कुछ तो नहीं है। मेरे ख्याल शायद एक क्वेश्चन 20 में है, सेल्स टैक्स का। ये है, ये तो वही क्वेश्चन है, तोहा और शान वाला जो आपने हमने कल किया था। ठीक है, ये भी मेरा ख्याल है कि 22 का है कहीं। एक क्वेश्चन देखा था एबीसी वाला, उसमें मैं वो ढूंढता हूँ कि मैं आपको, क्योंकि कल छुट्टी है तो मैं आपकी ज़िंदगी जो है वो आसानी से गुजरने नहीं दूंगा इंशाल्लाह। उसे रखूंगा मैं आपके साथ। ठीक है ना? किधर गया ये? मुझे एक बार मिल जाएगा, दुआ करें मुझे मिल जाएगा। दुआ करें। जो आप दुआ कर रहे हैं मुझे पता है, इसमें भी नहीं।
कहाँ चला गया? हाँ जी। ये भी नहीं है। कौन सा रह गया पेपर? ऑटम 2020, वो कहाँ पे है ये? ये तो वही है जी। अच्छा, ये जीएफ का है। हाँ। कोई और है क्या क्वेश्चन पेपर यहाँ? सारे हो गए। पेपर तो है। ये कर लिया किसका स्प्रिंग? चलिए, मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा। माफी नहीं मिली वो, उसमें 3 प्रोडक्ट्स हैं और उसके नीचे कुछ नोट दिए हैं। ढूंढ लेते हैं उससे भी। अच्छा, ये क्वेश्चन एक हमारे पास आ गया जेएफ का, उसी को देख लेते हैं। अभी जो आया था, हादी एसोसिएट्स का। ये है हमारे पास स्प्रिंग 21 का क्वेश्चन। ये ये करते हैं। अच्छा जी, एक फुल फ्लेज क्वेश्चन है इसमें। हो सकता है कोई एक आध चीज ऐसी आए जो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर दूंगा। ये हमारे पास ऑटम 2020 का क्वेश्चन है। आपकी किताब में भी मेरा ख्याल क्वेश्चन 26-27 के करीब कहीं होगा ये। अच्छा, इसको एक दफा आपने अभी मेरे साथ करना है। एक दफा इसी क्वेश्चन को घर जाके करना है। सही है, क्योंकि इस ये जो क्वेश्चन है ना, इसकी बेस के ऊपर 4-5 क्वेश्चन पेपर में बने हुए हैं। तो इसलिए जरा आपने ये एहतियात करनी है। अब खालिद साहब की बुक का कौन सा क्वेश्चन है? 30। जेएफ एसोसिएट का। ये किताब से भी मैं नहीं खोल रहा, इसलिए कि आप कहेंगे सर जेन्युइन क्वेश्चन दिखाएं मुझे, जो जेन्युइन पेपर में आया ना वो वाला। तो वो मैंने आपके सामने ये ओपन किया हुआ है। जेएफ एसोसिएट में इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो क्या है? ये कन्वेंशनल क्वेश्चन है। कहते हैं जी, इन द लाइट ऑफ प्रोविजन ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट। ठीक है, क्या करना आपने कि सेल्स टैक्स एक्ट आपने लेना है और उसके ऊपर रोशनी डालनी है आपने मोबाइल से। इन द लाइट ऑफ provisions of sales tax and rules made thereunder, compute the amount of sales tax payable। सिर्फ इस लफ्ज से बताएं आपको क्या समझ आएगी? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। ये ये चीज आपसे उसने मांगी। और रिफंडेबल जीरो रेटेड गुड्स। अच्छा, यहाँ स्टूडेंट क्या करते हैं, मैं अक्सर बता चुका हूँ। वो जीरो रेटेड गुड्स को जो है ना, उसी से वो टैक्स निकाल रहे होते हैं। या क्या करते हैं कि इसके इनपुट को जीरो से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि बेवकूफी होती है। जीरो रेटेड गुड्स खुद जीरो से मल्टीप्लाई हो रही होती है, लेकिन हमें एग्जाम में क्या ढूंढना होता है? इनका इनपुट ढूंढना होता है। वो जीरो रेटेड तो नहीं ना? हो भी सकता है जीरो रेटेड हो, लेकिन नॉर्मली वो जीरो रेटेड नहीं होता। अभी मैंने ये बॉटल जो है वो बनाई है, इसके मैंने प्लास्टिक बाय किया, बिजली का बिल मुझे आया, सब कुछ करके मैंने पाकिस्तान से बाहर भेज दिया है। तो जब मैंने खरीदा है इसका रॉ मटेरियल, उस वक्त तो टैक्स दिया है ना, वो मुझे टैक्स चाहिए होता है। तो स्टूडेंट बात क्या करता है, वो जीरो रेटेड को ढूंढ रहा होता है। जीरो रेटेड की वैल्यू सिर्फ हमें अपोर्शनमेंट के लिए चाहिए होती है। जीरो रेटेड की वैल्यू हमें सिर्फ, असल में हमें उसका इनपुट ढूंढना होता है पेपर में से। और आगे क्या है? इनपुट टैक्स टू बी कैरिड फॉरवर्ड। ये इन दो चीजों से आ रहा है। ये इन दो चीजों से आ रहा है।
तो आज का जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसके अंदर यही चीजें आनी, हर स्टेप को तसल्ली से करना है, फिर घर जाके करना है। क्योंकि समझे कि ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम के 80% से ज्यादा क्वेश्चन वो इसी की तर्ज के बने हुए हो, जिनको हम कन्वेंशनल क्वेश्चंस कहते हैं। समझ आ रही है? आज आपको एडजस्टमेंट करने की आदत पड़ेगी, रीडिंग करने की आदत पड़ेगी कि सवाल को पढ़ना कैसे है और करना कैसे। सही है? चले। अच्छा, ये 17% है उस वक्त था, लेकिन हम इसको सारे को 18% से ही हल करेंगे। ठीक है? बहुत ज्यादा अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना। मेरे उस्ताद कहते थे कि क्वेश्चन को किस किया करो, ये वाली डबल एस वाली नहीं, कीप इट सिंपल, कीप इट कॉन्सेप्ट में खुद ना उलझाया करो अपने आप को। बड़ी सादा सी चीज रखो, यार ये बात पूछी जा रही है, मैंने यहाँ जाना है, तो चीज आसान हो जाएगी। खालिद साहब की कह रहे हैं किताब के कौन से पेज के ऊपर है? खालिद साहब की पेज का है 635 के ऊपर ये क्वेश्चन मौजूद है। ठीक है, चलें जी, अब आप हम इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है जी 7 इज जीएफ एसोसिएट्स is registered under this and as a manufacturer. Following information has been provided by GFA for the month of August. ये जो महीना होता है ना, ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि इसकी एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स मैंने आपको पढ़ाया था, याद है आपको? पैरा 2.10 याद आया कि कब आप इनपुट क्लेम कर सकते हैं और कब इनपुट क्लेम। मैंने कहा था ये रीढ़ की हड्डी है इसकी, आपकी किताब का। आप पिछले 6 माह की इनवॉइसेस का इनपुट क्लेम कर सकते हैं, अगर नहीं किया तो। यानी अगर अगस्त की बात करें तो आपके पिछले 6 माह बनेंगे, जुलाई, जून, मई, अप्रैल, मार्च और फरवरी, ये। और दूसरा महीना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपने पिछले किसी महीने में परचेज की थी, उसकी पेमेंट नहीं की, तो अगर उसके यहाँ पर पूरे 180 दिन हो गए हैं तो उसको इनपुट में से निकालना होता है। डिफॉल्ट गिना जाता है कि पिछले अगर अगस्त में आप यहाँ पर हैं, अगस्त 2020 में, तो अगर कहीं पीछे आपने कुछ चीजें खरीदी थी और उसकी अभी तक पेमेंट नहीं की, उधार पे खरीदी थी, और अगर इस महीने में उसके 180 दिन पूरे हो गए हैं, तो वो जो इनपुट आपने पहले माइनस किया है या रिफंड दिया हुआ है उसकी यहाँ रिवर्सल डालेंगे। यानी उतने से टैक्स लायबिलिटी को बढ़ाना होता है। ये दो चीजें हमें, इसलिए महीना इंपॉर्टेंट होता है। समझ आ गई? क्लियर? सप्लाईज, टैक्सेबल सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन 7.5, 7.5 मिलियन की। क्या समझ आई है? सिर्फ इस लाइन को पढ़ के बताएं क्या समझ आई। देखिए, अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छा सवाल करेंगे। ये क्या चीज है? आउटपुट। ये इसका क्या ताल्लुक किसके साथ है? ये जिम्मेदारी है कि इसके ऊपर आपने 18% डिपार्टमेंट को देना है। टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, इसमें भी देना है। ये याद रखें कि दोनों ब्रदर हैं, जहां पर भी लेके जाना दोनों को इकट्ठा ही रखना है। हाँ, जब फर्दर टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो फिर ये वाला आएगा। सही है? एक लाइन, एग्जेम्प्ट गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। एग्जेम्प्ट गुड्स रजिस्टर्ड को बेचते हैं, अनरजिस्टर्ड को बेचें, क्या फर्क पड़ता है? इसका हमें इनपुट क्वेश्चन में से निकाल के उसको आग लगानी होती। एक्सपोर्ट टू सऊदी अरेबिया, इसका भी हमें इनपुट चाहिए, उसका हमने रिफंड क्लेम करना होता है। तो हमारा यहां से रिफंड निकलेगा, राइट? तो हमें एक, दो और तीनों का क्या चाहिए? इनपुट चाहिए। अगर तो सवाल में मौजूद है या उसने तो परसेंटेज बता दी है तो हमारा मसला हल हो जाएगा। लेकिन उसने नहीं बताई, तो फिर जितना भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे वो इनको इन तीनों भाइयों में बांट देंगे।
टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन 74 लाख रुपए की आ गई। टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो ये है चुप। देखिए, कलाम के अंदर खूबसूरती क्या होती है कि बाज जगहों पर बोला जाता है और बाज जगहों पर नहीं बोला जाता। तो ना बोलने के भी नंबर होते हैं, ना बोलने के भी नंबर होते हैं। मिसाल के तौर पे मेरी बीवी मेरे से मुझे गुस्सा कर रही है, मेरे ऊपर मुझे डांट रही है, तो यहाँ मेरा चुप करना मुझे नंबर देगा। असूल यही है। RM अप्रोच पे चले जाएं, रानू मुरीदी पे चले जाएं, चुप कर जाएं, अभी फिलहाल लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसके भी नंबर है, क्योंकि मैं बोलूंगा तो लड़ाई मजीद होगी, रात को भूखा सोना पड़ेगा, खाना किस माँ से खाना मैंने। समझ आ रही ना? तो बोलने के भी नंबर है, और ज्यादातर नंबर ना बोलने के होते हैं जिंदगी में। फिक्स एसेट फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर, फिक्स एसेट फ्रॉम, ये भी मेरा इनपुट है। तो मेरा इनपुट मुझे यहां भी नजर आ रहा है और यहां भी नजर। अगर एग्जामिनर इसके ऊपर खामोश रहा तो इन दोनों को मैं ऊपर वाली सारी एक्टिविटीज में क्या कर दूंगा, अपोर्शन कर दूंगा। किस वेट के साथ? इनके इस वेट के साथ जो ये बना हुआ है। ओके, अब इंफॉर्मेशन को पढ़ना है तवज्जो के साथ। पहली दफा आप अब जिंदगी में इंफॉर्मेशन को पढ़ने जा रहे हैं। जो ऊपर डेटा है उसको नीचे एडिशनल इन्फो, अकाउंटेंट ने कुछ गलतियां की होंगी, तो आपने उन गलतियों को ठीक करना होती है। एक बार ठीक है, उसकी अपॉर्चुनिमेंट करनी होगी। फिर मेरा वही फॉर्मूला होगा, आउटपुट लेस इनपुट, लेस इनपुट, ऐड फर्दर टैक्स और रिफंड। और यहीं से, अच्छा, यहीं से आपका कैरी फॉरवर्ड भी निकलेगा दोनों से, इससे भी। और तसल्ली के साथ आपने मेरे साथ उसको करना है और समझना है। सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वो कहते हैं ये जो टैक्सेबल गुड्स आपने रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई की है ना, 75 लाख रुपए में लिख रहा हूं आप, कहता है इसमें शामिल है गुड्स वर्थ ₹560 सोल्ड टू अ न्यू कस्टमर एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। ये कस्टमर को, आपको मैंने थर्ड शेड्यूल में बताया था कि वहां डिस्काउंट अलाउ नहीं होता। ना ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है, ना कैश डिस्काउंट दिया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट वो होता है जो नेगोशिएशन के दौरान होता है। मैंने एक साहब से एक दफा गया, उसके पास काफी देर की बात है, तो मैंने टेप रिकॉर्डर पूछा कितने का, उसने कहा जी 8,000 रुपए का। तो मेरे पास पैसे भी नहीं थे, ना मैंने वो लेना था, तो मैंने ऐसे ही उसे कह दिया कि जी 800 रुपया दूं। वो खान साहब थे, कहते रखो पैसे, बाप के हो तो भी रखो। अब मैं परेशान, लोग भी खड़े हो गए। एक दोस्त ने मेरे कान में कहा ये 300 से ज्यादा की नहीं है। मुझे कितना डिस्काउंट दे रहा था वो? 7,200 रुपये का। इसको ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। वो खैर वो चेक किया तो वो चली नहीं। मेरी जान बच गई, मेरे पास पैसे भी नहीं थे, वरना हो सकता कि मेरी किस्मत उसके बाद कूट होती। ये भी हो सकता था। तो इसकी कोई अहमियत नहीं होती, लेकिन सेल्स टैक्स में इसकी बड़ी अहमियत होती। सेल्स टैक्स के अंदर दो चीजें जब तक पूरी नहीं होगी, आप ट्रेड डिस्काउंट नहीं माना जाएगा। नंबर वन, ट्रेड डिस्काउंट नॉर्मल हो और इनवाइस पे लिखा हो। ठीक है, ये एग्जामिनर हमें बता देता है एग्जाम के अंदर, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत बुरा मुंह नहीं बनाना। ये एग्जामिनर हमें बता देगा। कैश डिस्काउंट की तो कोई औकात है ही नहीं ना। कैश डिस्काउंट को तो आपने, वो बेशक रिटेल गुड्स हो या ना हो, कंसीडर नहीं करना। दोबारा बता दूं, जो रिटेल गुड्स होती हैं उसके ऊपर ना ट्रेड डिस्काउंट होता है, ना कैश डिस्काउंट होता है। कैश डिस्काउंट क्या होता है कि आपने इनवाइस इशू की, 4 महीने का टाइम था, वो पहले ही आ गया 1 महीने बाद, उसने कहा जनाब पेमेंट जल्दी कर दो, कितना डिस्काउंट दोगे? आपने कहा 10,000 रुपया डिस्काउंट। मैंने कहा ये लो। लॉ कहता नहीं, तुमने दे दिया डिस्काउंट, इट्स ओके,
मुझे टैक्स तुमने पूरा देना है। मेरे लिए सेल वैल्यू तुम्हारी नॉर्मल होगी, क्लियर। कैश डिस्काउंट तो कहीं भी नहीं लेना। कैश डिस्काउंट तो कहीं भी नहीं लेना। और ट्रेड डिस्काउंट रिटेल गुड्स में लेना ही नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट रिटेल गुड्स में कोई भी डिस्काउंट नहीं होना, क्योंकि उसका टैक्स रिटेल प्राइस पे है, ये बता चुका हूं। आम हालात के अंदर ये दो कंडीशन का पूरा होना लाजमी है। ये पहले समझे, ये बात समझ आई। दो चीजों का पूरा होना, डिस्काउंट नॉर्मल होना चाहिए और इनवॉइस पे लिखा होना चाहिए। कहता है जेएफ नॉर्मली अलाउज डिस्काउंट ऑफ 10% टू इट्स कस्टमर्स। यानी हमें एग्जामिनर बता रहा है कि उसको डिस्काउंट देना चाहिए था 10%, कितना दिया उसने? गलत है। इसका मतलब ये जो वैल्यू है इसमें, इस वैल्यू में एक चीज गलत पड़ी हुई है। क्या पड़ी हुई है? गलत पड़ी हुई है, उसको सही करके करना है, इसमें डालना है हमने। अंडरस्टैंड? अब देखिए, ये जो 560 है ये 80% वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, 560 को डिवाइड करेंगे 0.8 के साथ, तो ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी। असल में वो चीजें थी 7 लाख रुपए की। कितने की थी? 7 लाख रुपए की। इसके ऊपर 10% डिस्काउंट मिलता था, ठीक है। यानी वो इसकी वैल्यू हो सकती थी 0.9, कितनी होनी थी? 6,35,000, 30,000। तो असल में इसके अंदर एक वैल्यू 560 की गलत पड़ी हुई है, उसकी असल वैल्यू क्या बनती थी? 6,30,000 रुपया। तो हम इस वैल्यू में क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे और इसको ऐड कर देंगे, सही करेंगे। ये अकाउंटेंट ने गलती की हुई है, हमने अकाउंटेंट की गलतियों को क्या करना है, ठीक करना है। और अगर कोई अकाउंटेंट ने गलती नहीं की तो उसको ठीक भी नहीं करेंगे। वेग साहब क्या हाल है? आज तो मुंह मिठा करा दे, चाय नहीं पे जी। ये बात समझ आ गई है? अकाउंटेंट ने जो गलती की है उसको आपने ठीक करना है। कहता जी इसी के अंदर 75 लाख के अंदर, थैंक यू, एक इनवॉइस है जो कासम को इशू की थी। थैंक यू, थैंक यू। एरनस्टली कहते हैं गलती से 590 की, वेयर एज द करेक्ट अमाउंट ऑफ इनवॉइस वाज 950। इसको बोलते हैं एरर ऑफ रिप्लेसमेंट। यानी 9 को इधर लगाना था, उसने इधर लगा दिया। अगर डिफरेंस लेंगे ना एरर, तो ये 9 पे पूरा तकसीम हो जाएगा। कितना फर्क आ रहा है भाई, दोनों का फर्क देना। हाँ जी, शाबाश। 360 का इसके दो तरीके हैं, कि आप इस वैल्यू को माइनस कर दें और इसको क्या कर दें, ऐड कर दें। या दूसरा तरीका ये है कि आप 360 को ऐड कर दें। ऊपर भी यही कर सकते हैं कि आप जो 70,000 रुपये का फर्क है वो ऐड कर दें। समझ आ गई? अच्छा, यहाँ एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब एक सप्लायर सेल को बढ़ाता है ना तो डेबिट नोट इशू करता है। टाइम मिला तो मैं आज ये बताऊंगा। सेल को बढ़ाता है तो डेबिट नोट, और सेल को कम करता है तो क्रेडिट नोट देता है वो। यानी सादा अल्फाज में, बिल्कुल सादा अल्फाज में, जब एक दफा आप सिस्टम में इनवॉइस डाल देते हैं तो आप ये नहीं फिर करते कि उस इनवॉइस को वापस मंगवा के कैंसिल करें। जो इनवॉइस सिस्टम में चली गई वो गई। अब उस इनवॉइस में अगर वैल्यू में चेंज आ गई, चीजें जाया हो गई, चीजें वापस आ गई, प्राइस में चेंज आ गई, गलती हो गई, तो फिर दोबारा इनवॉइस नहीं नई इशू की जाती। समझ आ रही? क्या किया जाता है, फिर उसकी डेबिट या क्रेडिट नोट दिया जाता है। एक नोट दिया जाता है कि जनाब वो जो इनवॉइस थी उसमें ये गलती थी, मैं ठीक कर रहा हूं। तो सेल को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, डेबिट नोट, और सेल को कम करने के लिए आप कहेंगे सर नहीं, हमें तो उस्ताद ने, अकाउंटिंग वाले ने पढ़ाया हुआ है सेल बढ़े तो क्रेडिट होती है। आप उलट बता रहे हैं। मैं भी पार्टी की बात कर रहा हूं। मैं किसकी बात कर रहा हूं? आप देखें,
एक चीज मैं आपको समझाता हूँ। जब आप सेल करते हैं, उस पार्टी को क्या करते हैं जिसको सेल की होती है? चल जा। आप करते हैं डेबिट, सॉरी, डेबिट ए बी सी कंपनी और क्रेडिट, तो पार्टी को डेबिट करते हैं ना। और जब सेल रिटर्न होती है तो हम असल देखना होता है पार्टी को क्या कर रहे हैं। डेबिट नोट क्या होता है, अब समझ आ गई बात? बड़ी सादा सी बात आपको मैंने बता दी है कि सेल्स को बढ़ाते हुए डेबिट नोट, और ऑब्वियसली दूसरा बंदा इसके उलट करेगा। ठीक है, बस अभी इतनी बात समझ आए। Supplies of taxable goods to unregistered person include sale of this to end consumer। ये क्यों बताया जा रहा है आपको? ये कोई गलती है अकाउंट? ये अकाउंटेंट ने एक इंफॉर्मेशन आपको दी है कि भाई मैंने वो जो ऊपर 13 लाख रुपए की सेल पड़ी हुई है, इसके अंदर मैंने 28,500 की चीजें एंड कंज्यूमर को बेची हैं। क्या समझ आई? हाँ, कि जब चीजें आप एंड कंज्यूमर को बेचते हैं तो वहां 4% नहीं लेते। इसका मतलब है जब हम 4% लेंगे तो 13 लाख रुपए में से हम 28,500 रुपया माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसका 4% लेंगे। अब समझ आ गई बात? हर लाइन को तसल्ली से समझे। ये प्रैक्टिकली कैसे पता चलेगा कि ये एंड, अब तो एग्जामिनर ने आपको बता दिया एंड कंज्यूमर। जिंदगी में कैसे पता चलता है कि ये एंड कंज्यूमर है या नहीं? मैंने किसी को फर्नीचर बेचा, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये इसने इस्तेमाल करना है या आगे बेचना है? वो अनरजिस्टर्ड है, पहले क्या है वो? अनरजिस्टर्ड, कैसे पता चलेगा? उसकी एक तो नेचर से पता चल जाएगा। एक एक हॉस्पिटल वाला आता है, मेयो हॉस्पिटल वाले आते हैं जी फर्नीचर हमें दे दें, तो मैं ऊपर इनवॉइस के ऊपर क्या लिखूंगा? मेयो हॉस्पिटल। तो डिपार्टमेंट को पता चल जाएगा कि एंड कंज्यूमर है, मेरे से वो फर्दर टैक्स नहीं मांगेंगे। लेकिन अगर लिखा होगा अली ट्रेडर्स, तो उसका देखना पड़ेगा। अली से पूछूंगा, अली ट्रेडर भाईजान आपने क्या करना है? अगर तो अली ट्रेडर्स कहता है जी मैं सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं हूं और मैंने ये फर्नीचर आगे बेचना है, तो मैं फिर फर्दर टैक्स डिपार्टमेंट को दूंगा। क्योंकि डिपार्टमेंट चाहता है कि जितने लोग कारोबार कर रहे हैं, अगर उनको रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक हो गया? लेकिन अगर अली कहता है कि ये मेरे ऑफिस के लिए मैंने इस्तेमाल करना है, तो फिर मैं उसके ऊपर फर्दर टैक्स इस ओके। कहता है जी एग्जाम सप्लाईज ऑफ 50,000 वर रिटर्न बाय द अनरजिस्टर्ड कस्टमर ड्यूरिंग द पीरियड। ये भी, ये गलती नहीं है, इंफॉर्मेशन है, ये गलती नहीं है। यानी ये जो ऊपर एग्जाम्प्ट गुड्स है, ये वाली, ये ग्रॉस है, और इसमें से 50,000 की चीजें क्या आ गई हैं वापस, तो हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। वेरी गुड। ओके। कहता है जी दो मशीनें हमारे पास, ए और बी, दो मशीनें हैं। एक है 15 लाख रुपए की और एक है 10 लाख रुपए की। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है? इज्जतदार। ये दोनों मशीनें क्या है? इज्जतदार है। हाँ, बिल बतरतीब। यानी जो ए मशीन है 15 लाख की है और बी जो है, हाँ मैंने बता दूं इसका मतलब इज्जत है नहीं है। वर acquired and commissioned into operation in August, machine A is used for the manufacture of taxable and, कहता है ये जो 15 लाख है ना, इसके ऊपर जो मैंने टैक्स दिया हुआ है, उसका कुछ हिस्सा मेरा जाया हो जाएगा उस सेल्स टैक्स का, और कुछ हिस्सा मेरे आउटपुट में से माइनस होना है। ये सादा अल्फाज में मतलब है। ये जो 15 लाख का मैंने प्लांट खरीदा है ना, मशीन, तो इसको क्या करो, इसके सेल्स टैक्स का कुछ हिस्सा क्या कर दो? जाया कर दो, और कुछ हिस्सा क्या कर लो? एडजस्ट कर लो। सही है? ये मैं क्वेश्चन करवा चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक हो गया? तो किस बेस पे करेंगे? सेल की बेस के ऊपर। आगे चलते हैं।
कहता मशीन बी जो है हैज बीन यूज ओनली फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सपोर्ट सप्लाईज। कहता ये जो है ना, इसके ऊपर जो मैंने सेल्स टैक्स दिया हुआ है वो कितना बनेगा? 1,80,000, 18%। कहता वो सारे का सारा रिफंड लेना है इसका। वो सारे का सारा क्या लेना है? ये इंफॉर्मेशन कौन बता रहा है? अकाउंटेंट। मैं कौन हूं? टैक्स कंसल्टेंट। तो कह रहा भाई ये इंफॉर्मेशन है, तुम मेरी रिटर्न बनाओ। तो उसकी इंफॉर्मेशन से मैं क्या कर रहा हूं? जो गलत करेगा उसको मैंने ठीक करना है, जो नई इंफॉर्मेशन होगी उसको इनकॉर्पोरेट करूंगा। तो उसने मुझे क्या कहा कि इसको तुमने रिफंड करवाना है। आगे चलते हैं। इनपुट टैक्स ऑन इनवाइस ऑफ 12 लाख वाज पेड ऑन 15 मार्च। कहता यार मेरे पास एक पुरानी इनवाइस पड़ी हुई है मार्च की, 12 लाख रुपए की। बट इन एडवर्टेंटली, गलती से, फ्रॉड से नहीं, इट कुड नॉट बी क्लेम्ड इन द रिटर्न फॉर द मार्च एंड देयर आफ्टर। कहता अभी तक मैं इसका रिटर्न इनपुट क्लेम नहीं कर सका। ये भी आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। क्या मतलब? पुरानी इनवाइस है। कितना डॉन है आपको टाइम दिया है? अच्छा, अगर आप उससे आगे आना चाहें तो मार्च को निकाल दें। जिस महीने में है इससे पीछे जाना चाहें तो इस महीने को निकाल दें। मतलब आप सोचना चाहें मार्च की इनवाइस आगे कहां तक जा सकती है, मार्च को निकाल दें। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, और तो हम कहाँ हैं? शाबाश। इसका मतलब ये मेरा इनपुट है। जहां से भी मुझे इनपुट मिलेगा ये मेरी सेल्स रिटर्न है। क्लियर होगी बात कि नहीं? यानी ये ऊपर जो परचेजेस पड़ी है उसमें शामिल नहीं है। चले मैं आपको कहता हूं, अगर अकाउंटेंट कहता कि ऊपर जो परचेजेस है उन परचेजेस में मैंने 12 लाख ऐड कर दिया हुआ है जो कि मार्च का है, तो फिर इस लाइन का क्या मतलब होता? एक फिर ये जस्ट इंफॉर्मेशन थी, उसने सही किया। अगर अकाउंटेंट ने सही किया तो उसको मजीद सही नहीं करना। समझ आ रही है ना? वो हमारे घर में एक बच्चा था, वो काम कर रहा था। तो वो कभी खेलता था, कभी वो काम करता था। उसकी माँ आई पीछे से, उसने रख के उसके थप्पड़ मारा। काम नहीं कर रहा, वो ठीक कर रहा था। वो क्या कर रहा था? उसको मारना तो नहीं था। उसने वो पाइप फेंका उधर और वो जाके साइड पे बैठ गया था, मैं नहीं कर रहा। क्यों? आप ठीक को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, जो कि ऑलरेडी चीज ठीक थी। जब उसको ठीक करोगे तो क्या होगी? खराब हो। तो इसलिए ध्यान से देखना है कि ये 12 लाख की इनवाइस अगर तो सही पड़ी हुई है तो उसको ना छेड़े, और अगर वहां नहीं है तो उसमें क्या करें? उसमें ऐड कर दें। इलेक्ट्रिसिटी बिल है जी वॉज पेड इन कैश। आप 50,000 तक की पेमेंट कैश में कर सकते हैं, मास वाई बिजली सुई गैस के बिल के। 50,000 की पेमेंट आप कैश में कर सकते हैं। कहाँ लिखा हुआ है? कानून में लिखा हुआ है। कहाँ पढ़ेंगे? आगे पढ़ेंगे। अभी उसके ऊपर नहीं आया, लेकिन अभी मैं चाहता हूँ थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें। कितनी पेमेंट कर सकते हैं कैश में? हर महीने आप किसी एक ट्रांजैक्शन की 50,000 की पेमेंट कर सकते हैं कैश में। लेकिन बिजली का बिल की कोई लिमिट नहीं है। बिजली सुई गैस पानी का बिल की जितनी मर्जी पेमेंट करते हैं, इसलिए इट्स ओके। अकाउंटेंट ने कहा भाई मैं इतना गैस का इतना बिजली का बिल दे चुका हूं कैश में। मैंने कहा नो प्रॉब्लम जानू, ठीक है, यस, सही किया तुमने, यहां कोई प्रॉब्लम। द बिल वॉज इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स ऑफ दिस। ये भी मेरी इनपुट आ गई। इसको नहीं 18 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि उसने बता दिया उसमें इतना सेल्स टैक्स है। राइट। फिर वो कहता है कि पिछले महीने 4,25,000 रुपया इनपुट में क्लेम नहीं कर सका। हम क्या कहते हैं? कैरिड फॉरवर्ड। और इस महीने क्या है? ब्रॉड फॉरवर्ड। तो ये भी मेरा इनपुट है। सही है? क्लियर होगी बात? अब जरा इस सवाल को देखें तसल्ली के साथ। वही हम टेम्पलेट बनाएंगे। वर्किंग वन, वर्किंग टू, आउटपुट, लेस इनपुट, लेस इनपुट, एड फर्दर टैक्स, रिफंड और कैरी फॉरवर्ड।
तो सबसे पहले हम अपना टेम्पलेट बनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं यहाँ पे, टेम्पलेट बनाते हैं। पहले लिखता हूँ JFA, आप लिखें एसोसिएट्स कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स टैक्स लाइबिलिटी फॉर द मंथ। अच्छा, ये सवाल आपने दोबारा करना है। ये सवाल आपने एज इट इज सवाल आपने दोबारा करना है उसको देख के। फिर हम इसको दोबारा, क्योंकि ये 80% सवाल आपके इसकी मदद से हल होने हैं। ये साचा है उसका। मैं ऐसे ही लिख देता हूँ जैसे पेपर में लिखा हुआ है। पहले W1, फिर W2। W1 और W2 क्या है? शाबाश। इसको कॉमन लिख लें या रेजिजुअल लिख लें, एक ही बात है। वर्किंग बैक भी कर सकते हैं, पहले पेज में वर्किंग बात। यार पता क्या है, पंगे लेंगे ना, टाइम मैन यहाँ आप कर सकते हैं, अपने पास कर सकते हैं घरों में। एग्जाम के अंदर हमें टाइम मैनेजमेंट बड़ा क्रुशियल चीज होती है हमारे लिए। अगर आपको वही पेपर पूरे दिन के लिए दिया जाए ना, तो रिजल्ट आपका डबल हो सकता है आई कैप का। तसल्ली के साथ अगर वो बच्चा करे, वो प्रेशर उन्होंने देना होता है, उस प्रेशर के अंदर चेक किया जाता है कि ये मेरा जो स्टूडेंट है, मेरी मशीन प्रेशर में कितना ठीक काम करती है। ये एग्जामिनर ये रिक्वायर नहीं करता कि पेज की चीजें वो वर्क बैक साइड पर या वर्क सामने हो। कोई ऐसा मसला नहीं। बेटा वर्किंग साइड पे करना चाहते हैं कर ले, क्वेश्चन अनकंट्रोल बार बार हो जाता है। भाई हमारे स्टूडेंट पास हो रहे हैं ना, एग्जामिनर पास कर रहा है, इस तरह से वो काम कर रहा है, तो हम उसी तरह काम कर रहे हैं। समझ आई ना? क्योंकि आप अकाउंटिंग पे आपको आदत होती है नोट नीचे बनाने की। हमारे बनते ही दो नोट हैं। इतने सारे नोट तो है नहीं कि हम जनाब उसके साथ कोई और ही काम करना शुरू कर रहे हैं। भाई ऐसे ही होता है काम, जैसे करवा रहा हूँ सही करवा रहा हूँ, परेशान ना हो। आपने ये नहीं करना कि घर जाके अम्मी को कहना कि मैं नहीं सर से बोलता, मेरी बात ही नहीं सुनते। अपोर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स, उसके बाद क्या होगा? आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स, ठीक है। कितनी तरह की गुड्स है, मैं यहां लिखता हूँ। सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स, सप्लाई ऑफ या जीरो रेटेड गुड्स, तीनों है ना इसमें। और सप्लाई ऑफ एग्जाम्प्ट गुड्स, ठीक हो गया। लेस क्या करेंगे आप? इनपुट टैक्स। अच्छा, एक तो डायरेक्ट इसमें आएगा ब्रॉड फॉरवर्ड, वो तो डायरेक्ट क्वेश्चन में इधर ही आना है, 4,25,000 का। वो ताकि मेरे से गलती ना हो, मैं भी लिख लेता हूँ 4,25,000। फिर इसमें क्या आएगा? कॉमन, ये कहां से आएगा? वर्किंग टू से आएगा। सही है। और फिर क्या करूंगा? फिक्स एसेट भी है ना इसमें, लेस इनपुट टैक्स ऑन फिक्स एसेट। और फिर क्या आएगा? ऐड फर्दर टैक्स एट द रेट ऑफ 4%। फिर क्या आएगा?
रिफंड ऑफ टैक्स। ठीक है। एक तो डायरेक्ट रिफंड में मुझे नजर आ गई थी अमाउंट मशीनरी की, वो इधर लिख दो जाके, गलती ना हो ना। ठीक है। परचेज ऑफ मशीन 1 मिलियन की थी, इंटू 18%। ये मेरी आ गई जनाब यहाँ पे। ठीक है। और दूसरी मेरी क्या आएगी, कॉमन इनपुट टैक्स, ये कहाँ से आएगा, वर्किंग टू से। और फिर होगा इसमें, हो सकता है कैरी फॉरवर्ड आ जाए, वो देखेंगे, ये तो क्वेश्चन से निकलेगा। ठीक है। कैरी फॉरवर्ड ऑफ टैक्स कहाँ कहाँ से आ सकता है, अभी मैं टेम्पलेट बना रहा हूँ। एक तो आएगा आपका इनपुट टैक्स से, और दूसरा आपका आ सकता है फिक्स टैक्स से। ठीक है। सही हो गया। अब हम फिगर्स को फीड करना है। रूल वही है, आपको परेशान नहीं होना। आउटपुट टैक्स, लेस इनपुट टैक्स, लेस इनपुट टैक्स, ऐड फर्दर टैक्स और रिफंड। सही है। रूल वही है। लेकिन इस सवाल में ये हुआ कि उसने हमें इनपुट जो है वो उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स दे दी है। अब उनको वन बाय वन हम लेके चलते हैं और उसको देखते हैं। ले ये आ गया हमारे पास, ये वाला आउटपुट था ना, ये वाला, ये भी आउटपुट था। ये मशीन आ गई हमारे पास। ले जी, सबसे पहले तो मेरे पास थी मशीन ए एंड बी। मशीन ए मेरे पास थी और मशीन बी थी। मैं मशीन को बाद में लिखता हूँ, पहले मैं नीचे रॉ मटेरियल को लिखता हूँ। ये मेरे पास जो है इनपुट टैक्स ऑन, पहले ऊपर टैक्सेबल परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, ये वाली परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन 7.4 मिलियन। इसमें कोई एडजस्टमेंट बताई है इसने, इनपुट टैक्स ऑन इनवॉइस। इनपुट टैक्स, एक तरीका तो ये है कि इसका आप 18% ले लें। यहाँ पर कर अनक्लेम्ड, वो इनवॉइस कितनी थी, 12 लाख रुपए की। ये इनवॉइस आपकी पड़ी हुई थी कहाँ पर, ये ये मैंने लिख दी इधर। फिर उसने कहा था कि इसमें एक इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इसका सेल्स टैक्स नहीं आती, दिस इंटू 0.18, दिस इंटू 0.18। फिर कहता है जी बिजली का बिल, सेल्स टैक्स ऑन, ये मुझे उसने डायरेक्ट बता दिया था, अगर आप 124950, सही है। इसको भी मैंने टिक कर दिया, इसको भी मैंने टिक कर दिया। ब्रॉड फॉरवर्ड तो यहाँ नहीं आएगा ना वर्किंग में, ब्रॉड फॉरवर्ड तो डायरेक्ट क्वेश्चन में जाएगा, ब्रॉड फॉरवर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन में जाएगा। ये भी हो गया। इसके अलावा और कोई और चीज भी पड़ी हुई है मेरे पास। ऊपर है टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड, कितनी है जी, ये 11 लाख की। इसको तो डैश कर देंगे। ठीक हो गया। जहां से ना समझ आए आपने पूछना सर ये चीज बताया। रजिस्टर वाला लिखना जरूरी है इसमें? हाँ, क्योंकि नीचे एग्जामिनर की अक्सर रिक्वायरमेंट होती है कि शो और रेलेवेंट एग्जाम्पशन एंड डिसअलाउंसेस, इसलिए लिखना जरूरी होता है।
तो मैंने ये वाली वैल्यू भी उठा ली, मैंने ये वाली वैल्यू भी उठा ली, उनको मैं टिक करता जा रहा हूँ पेपर में ताकि कोई गलती ना हो, कम से कम चांसेस उसके हो। ठीक है, और इसका मैं टोटल कर लेता हूँ। तो ये मेरी वैल्यू आ गई। इसको डबल लाइन से क्लोज भी कर देता हूँ। आपने रंग नहीं करना इसको, आपने बस इसको ऐसे ही रखना है। तो फिक्स कुछ ये दूसरा क्वेश्चन वो नहीं है। मैं वही करने लगा हूँ ना, अब उसकी बारी। क्योंकि फिक्स एसेट को हम अलग से माइनस करते हैं ना, तो इसलिए मैं उसको अलग करने लगा हूँ। परचेज ऑफ फिक्स एसेट। अच्छा, अब देखिएगा नीचे उसने नोट दिया हुआ था कि इसमें से 15 लाख का जो एसेट है वो दो जगहों पर इस्तेमाल हुआ है, वो रेजिडुअल कहलाएगा। कोई अगर आपका खर्चा किसी एक एक्टिविटी में होगा तो उसको कॉमन नहीं कहेंगे, उसको कॉमन। तो मेरे पास कितना था, वो 15 लाख था, और इसका मैं लूंगा 18%। इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज करने लगा हूं आपको समझाने के लिए कि ये तीनों में नहीं बल्कि दोनों एक्टिविटीज में इस्तेमाल हुआ है। ये एसेट दो थे, यहाँ कितनी अमाउंट आपको नजर आ रही है, 25 लाख की, ये देखें 25 लाख की है ना। लेकिन इस 25 लाख में एक जो मशीन थी वो रेजिडुअल नहीं थी, वो कॉमन, उसका सेल्स टैक्स कॉमन, वो सारी मेरी एक्सपोर्ट में इस्तेमाल हुई है। तो इसलिए मैं वो 1 लाख रुपया नीचे ले गया हूँ। सही। तसल्ली के साथ एक एक पॉइंट को करेंगे, दोबारा करेंगे, फिर आपके जहन में प्रॉपर सांचा बैठेगा दिमाग के अंदर। ओके, ये हम यहां तक आ गए। अब हमने इन दोनों को, इनको, इन गठनियों को हमने खोलना है। इनको हमने उन जगहों पर पहुंचाना है जो जगह प्रॉपर मौजूद थी। जी। जी अगर कॉमन भी ना हो, यानी दो नहीं, अभी अभी नहीं ये काम करना, अभी अभी नहीं। पता क्या, उससे मुझे पता खतरा पैदा हो जाएगा। मसलन एक बच्चा है, उसको भी मैं कह रहा हूँ यार बम्पर खोलो, कहता है उस्ताद जी जरा इंजन खोलना भी सिखाएं। मैं कहता हूँ नहीं यार, अभी जरा जो काम है ना, अभी इनिशियल स्टेज पे ये वाला काम करो, मुझे पहले कंप्लीट कर लेने दें। क्या आप क्या पूछना चाह रहे हैं? दो जगह पे यूज हो रहा है सर। हम्म। तो रेजिडेंट इनपुट टैक्स तब भी निकालेंगे जब वो टैक्सेबल सप्लाई को बनाने में यूज होगा। यानी कल आपने क्वेश्चन कराया था ना, तो उसमें जीरो रेटेड और एग्जाम थी। तब नहीं करेंगे रेजिडेंट। ये क्यों नहीं करेंगे, जीरो रेटेड गुड्स जो टैक्सेबल होती हैं, जीरो रेटेड गुड्स टैक्सेबल होती है, जीरो रेटेड गुड्स टैक्सेबल होती है। जीरो रेटेड और एग्जाम पे कोई चीज यूज हो रही है तो उसको टैक्स को हम कॉमन इनपुट टैक्स कहेंगे, क्योंकि जीरो रेटेड टैक्सेबल है एट द रेट ऑफ 0%। अगर कोई गुड्स टैक्सेबल और जीरो रेटेड में इस्तेमाल हो रही है फिर भी उसको कॉमन समझेंगे, क्योंकि ये दोनों टैक्सेबल है लेकिन नेचर डिफरेंट है दोनों की। हर सूरत में डाइवर्सिफिकेशन में हमें अलग करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब आते हैं पोर्शनमेंट में। पहला कॉलम किस चीज का होगा? हाँ, पहले होगा सप्लाईज का, तो हम लिखेंगे टैक्सेबल सप्लाईज। ठीक है, इसमें एक थी रजिस्टर्ड पर्सन को और एक थी अनरजिस्टर्ड पर्सन को। कितनी वैल्यू थी? ये देखिए, रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई थी 75 लाख की और 13 लाख रुपए की अनरजिस्टर्ड को। 75 लाख और 17 से कीजिएगा कि मुझे न्यूमेरिकल दरमियान में है, तो मुझे थोड़ा सा टाइम दे देता ताकि मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। थोड़े टाइम से वो मुसलमानों वाला पाकिस्तानी टाइम। ठीक है जी। डिस्काउंट वाला एडजस्ट नहीं करना नहीं, पड़ेगा। अभी 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 आते हैं। अभी अभी तो ये मैंने मेल लिख लिया ना। अब उसने मुझे डिस्काउंट का बताया था कि भाई इसके अंदर एक डिस्काउंट की वैल्यू है। ये पहली जो उसमें एडजस्टमेंट बताई थी कि गलत डिस्काउंट दिया हुआ है, तो हम इसमें क्या करेंगे, एड एडजस्टमेंट ऑफ
डिस्काउंट, ठीक है। उसके अंदर मैंने दो तरीके बताए हैं कि एक आप क्या करें इसमें, माइनस कर दे 560, ठीक है, और ऐड कर दे 630, जो सही वैल्यू थी, ऐसे, या डायरेक्ट 70,000 ऐड कर दे। यानी उसने जो 7 लाख की चीज थी, डिपार्टमेंट कहता है कि तुम 630 तक बेच सकते हो, 10% डिस्काउंट दे दो, कोई मत, उसने 20% दे दिया, तो 70,000 रुपया इसकी वैल्यू में ऐड होना था। गलती मैंने ठीक की है, इस ओके। अच्छा, दूसरी उसने गलती क्या की थी कि उसने रॉन्ग इनवाइस की थी, एडजस्टमेंट ऑफ इनवाइस, एडजस्टमेंट ऑफ इनवाइस वैल्यू, वो कितनी थी, 950 के माइनस 590 के, तो कितनी हो गई, प्लस 950 माइनस 590, 360 की ये वैल्यू। यहां भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, यहां भी आप ये कर सकते हैं कि एग्जाम के अंदर आप लिखें 630 माइनस कर दे 560, तो 70,000 ऐड कर दें, ऐसे भी किया जा सकता है। समझाने के लिए बता रहा हूं, समझ आ गई। तो मेरी जो एडजस्टेड वैल्यू थी वो आ गई ये वाली। तो पहली मेरी एक्टिविटी यहां पर साहब आ गई, टैक्सेबल सप्लाईज ये वाली आ गई। कोई सवाल हो तो बेटा पूछ ले यहां तक, साथ साथ लिख रहे हो ना। इससे क्या याद आता है आपको, नरगस, कि मैं नरगस, मैं डांस नहीं करता, मैं पढ़ाता हूँ और आपने इसको लिखना होता है, राइट जी। इस ओके, कि मैंने जो सेल, मुझे अकाउंटेंट ने जो इन्फॉर्मेशन दी, मैंने सेल को पहले एज पर लॉ सेट कर दिया। आगे दूसरी मेरी सेल थी जीरो रेटेड, 5 लाख की। इसकी कोई एडजस्टमेंट थी सवाल में, नहीं थी, इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। इसको मैं ग्रीन कलर में कर लेता हूं। तीसरी थी एग्जाम्प्ट, एग्जाम्प्ट गुड्स, वो कितनी थी, हाँ जी, 1 मिलियन। इसकी कोई एडजस्टमेंट थी, थी ना, रिटर्न हुई थी, सेल्स रिटर्न 50,000। इसको मैं ब्लू कर देता हूँ, ठीक है। तीनों एक्टिविटीज को अगर मिला दिया जाए, इस जीरो रेटेड प्लस थी, तो टोटल मेरा ये वाली वैल्यू आ गई 10 पॉइंट दिस मिलियन। एग्री। मैं इसको कह देता हूँ ए एक्टिविटी, इसको मैं कह देता हूँ बी एक्टिविटी, और इसको कह देता हूँ 3 एक्टिविटीज। मेरे पास ऊपर देखिए दो तरह की चीजें पड़ी हुई हैं, एक मेरे पास रॉ मटेरियल है और एक मेरे पास फिक्स एसेट है। तो मैं इसके ऊपर हेडिंग दे देता हूँ, रॉ मटेरियल एक्सपेंसेस, इनपुट टैक्स एक्सपेंसेस, और इनपुट टैक्स और फिक्स एसेट, सही है। जी, यहां तक बात समझ आ गई। ये वाली जो अमाउंट थी, ये तीनों एक्टिविटीज में जाएगी, ए बी, ये वाली दो में जाएगी, ये बी और सी में, ऐसे उसने कहा। ए प्लांट किस में इस्तेमाल हुआ है,
नहीं, तो इसका मतलब ए और सी में इस्तेमाल हो रहा है, एक्टिविटी ए और इस्तेमाल हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब जरा देखिएगा उसी तरह, अब कैलकुलेटर पे लिखें आप 92,30,000 डिवाइडेड बाय 10,80,000 मल्टीप्लाइड बाय ये। ठीक है, ये प्रैक्टिस ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ आपको। लिखें जरा 92,30,000 डिवाइडेड बाय 10,00,000, ए 10.68 मिलियन। जी ठीक है, फिर लिखें 5,00,000 डिवाइडेड बाय एंड मल्टीप्लाइड बाय दिस। यानी 9, इसको डिवाइड करना है आपने इस पे और मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, फिर 5,00,000 को इस वैल्यू पे तकसीम करना है और इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर 950 को इस पे डिवाइड करना है और इससे मल्टीप्लाई करना है। ये 3 वैल्यूज आ गई। इसको मैं अपना इनपुट टैक्स कहूंगा, इसको मैं अपना रिफंड बोलूंगा और इसको खत्म हो जाएगा। ओके, इसकी जरा क्रूशल है, अब इसके यहां तक सबको समझ आ गया? वी आर ऑन द सेम पेज। डन। अब ये जो 270 है ना, ये इन दो एक्टिविटीज में इस्तेमाल हुआ है। किसमें? इन दो एक्टिविटीज में। अगर इनका हम सेपरेट टोटल करते हैं, टैक्सेबल थी 9 और एग्जाम कितनी थी? 950। ये टोटल किसका है? टैक्सेबल का और एग्जाम का। समझ आई? अब आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे 92,30,000 तकसीम इन दोनों का टोटल और जरब देंगे आप 270 के साथ। सही है। और यहां तो इसमें तो यूज ही नहीं हुआ। अब इसी तरह मैं 9,50,000 तकसीम और मल्टीप्लाइड बाय, ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, अगर आप इसको देखिएगा। इस ठीक हो रहा है? जल्दी से मुझे बताएं कि ये बात समझ आई आपको? ये प्लांट जो था, ये ये ए और सी एक्टिविटी में इस्तेमाल हुआ, ये ए बी और ये जो टोटल था ये ए बी और सी का टोटल था, ये जो टोटल था ये ए और सी का टोटल था। इसको कहते हैं बाय वेट किसी चीज को उसमें ट्रांसफर करना। मेरे को राणा साहब से पूछने की टाइम है जब छोड़ दूं क्वेश्चन को। हाँ जी। हाँ जी, पढ़ा लूं? चलो, थैंक यू वेरी मच। ले यहां तक हो गया, बड़ी खुशी हुई। नाइस टू, गुड टू सी यू। जी, ले जी, ये कंप्लीट हो गया। अब हमारा ये जाया हो जाएगा। ये मेरा क्या बन गया? दूसरा इनपुट। ये इनपुट नंबर 1 था, ये इनपुट नंबर
ये इन लेस इनपुट, लेस इनपुट, लेस इनपुट, लेस इनपुट। ठीक हो गया? यहां तक आ गए? अब यहां पर क्या करना है आपने, इसका टैक्स कैलकुलेट करना है। दिस इंटू 18%। अब देखिए मैंने क्या किया कि यहां पर मैं लिख दूंगा W2, कि ये वैल्यू जो है मैं यहां से डायरेक्ट लेकर आया हूं। यानी अब दोबारा मुझे एग्जाम के अंदर कंप्यूट करने की जरूरत है, क्योंकि वर्किंग टू में मैं टैक्सेबल वैल्यूज को एडजस्ट कर चुका हूं। तो मेन में जाके मुझे दोबारा वही जो है ना खिचड़ी पकाने की जरूरत नहीं है। ठीक है? अकाउंटेंट को मैंने कहा कि भाई वो ऊपर में कैलकुलेट ठीक कर ली मैंने, वो ठीक मैंने वैल्यू यहां ले आया। ये क्या हो जाएगी, 0। तो ये भी डैश, ये भी डैश। तो यहां मेरा आ गया जी आउटपुट टैक्स। अब ये जो वैल्यू थी मेरी, 14,45,000 में ये ले आया, ये वाली वैल्यू। ठीक हो गया? 4,25,000 कहां से आई, ब्रॉड फॉरवर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन में से। चलते हैं जरा थोड़ा सा इधर। मेरा टोटल कितना हो गया, 4,25,000 प्लस ये नीचे भी टोटल आप इधर भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, इधर भी कर लें। लॉ क्या कहता है, और 90% ऑफ आउटपुट टैक्स। मेरा आउटपुट ये है, इसका 90%। मैं डिपार्टमेंट से कह रहा हूं तुम्हारे मेरे पास भाई इतने पैसे पड़े हुए हैं। मैंने कहा जी ठीक है। मैं कह रहा हूं इतने पैसे माइनस करने हैं। कहता नहीं यार, आप एक काम करो कि मेरे जो पैसे पड़े हैं उसके 90% ये बनता है ना, ये एडजस्ट कर लो ये। मैंने कहा जी ठीक है, मैं ये कर लेता, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। ठीक है, ये रूल है। ये क्या है, तो मैंने कहा ये जो पैसे मेरे बाकी बचे हैं इसका क्या करना है, 18 लाख। कहता पिछले महीने भी तो 425 तुम्हारे आए हुए हैं ना इधर मेरे पास, पिछले महीने भी तो ऐसे किया था जी, बिल्कुल किया था। वो कहता इसको भी तुम इस दफा कैरी फॉरवर्ड कर लो। तो ये कहाँ चले गए, ये देखें नीचे जाके कैरी फॉरवर्ड में जाके मैं ये वाली अमाउंट ये लिख दूंगा। क्लियर ही बात। ये अमाउंट कहाँ थी, पिछले महीने की कैरी फॉरवर्ड थी, इस महीने का क्या हुआ। इसी तरह मैं अगस्त के बाद जब सितंबर की रिटर्न बनाऊंगा, तो वहां पर ये ब्रॉड फॉरवर्ड होके आ रही होगी, और इसमें उस महीने का इनपुट टैक्स को ऐड करूंगा। तो एक महीने का कैरी फॉरवर्ड अगले महीने का ब्रॉड फॉरवर्ड। ये बात समझ आ गई? अब डिपार्टमेंट कहता हाँ भाई कितने पैसे तुमने मेरे देने हैं। मैं कहता हूँ जी 1,66,140 रुपए। मैं कहता हूँ भाईजान वो फिक्स एसेट भी मैंने खरीदा हुआ है, उसका कितना टैक्स बनता है। मैं कहता हूँ जी ये वाला बनता है मेरा, इधर गया, ये 2,44,000। कहता माइनस कर लो। तो फिक्स एसेट के ऊपर ये रूल अप्लाई नहीं होता 90% वाला। तो मैंने उसको भी यहां से माइनस कर लिया। तो मैंने डिपार्टमेंट से कहा कि भाई तुम्हारे मेरे पास पैसे पड़े हुए हैं 1,66,000। कितने पड़े हैं, जो मैंने तुम्हें ये वाले पैसे देने थे, मैंने इतने कर लिए एडजस्ट, ये अभी तक अनएडजस्टेड मेरे पास मौजूद है। कहता है इसको भी अगले महीने ले जाओ, क्योंकि रिफंड जीरो रेटेड की वजह से मिल रहा है।
रिफंड, तो ये भी क्या हो गया, कैरी फॉरवर्ड। एक मिनट, तो मेरी सेल्स टैक्स लाइबिलिटी कितनी आ गई, सेल्स टैक्स नहीं, वो हो गई जीरो। उसने मेरे से फिर पूछा तुमने कुछ चीजें अनरजिस्टर्ड को बेची हुई है, हाँ जी 13 लाख की बेची है। तो उसने कहा उसका मुझे क्या करो, उस पर तुमसे मैंने फर्दर टैक्स लेना है। सही है। मैं कहता हूँ मैंने 28,500 की चीजें एंड कंज्यूमर को बेची है, कहता वो माइनस कर लो। यहां आंसर क्या आया, सिफर, नील। मेरी टैक्स लाइबिलिटी क्या हो गई, नील। ये हो गया जनाब मेरा 0.04 मल्टीप्लाइड बाय 13 लाख माइनस 28,500। परसेंटेज है किधर चली गई ये? 50,000। उसने कहा ये मुझे दे दे। देखिए मैं बार बार एक चीज कह रहा हूं कि ये आपका 80% आपका सवाल ये बाकी सवालों में हेल्प करेगा। यानी ये सवाल आपका वो दोस्त है जो आपके 80% मसाइल का इलाज है। ठीक है, ये मॉर्निंग वॉक समझ लें। सेल्स टैक्स पेएबल समझ आ गई। यहां आपने मेरे से जो बार बार सवाल कर रहे हैं ना सर ये क्या किया आपने, भाई आप एडजस्ट करना चाहते हो, दोबारा बता देता हूं। आपके डिपार्टमेंट के पास ये पैसे पड़े हुए हैं, आपने लेने ज्यादा है, वो जो बच गए हैं नहीं हो सके वो भी कैरी फॉरवर्ड कर लो। तो एक कैरी फॉरवर्ड आपका यहां से आ गया और ये कैरी फॉरवर्ड आपका इधर से आ गया। ये जो फर्दर टैक्स है ना ये देना ही देना होता है, ये किसी में से एडजस्ट नहीं होता। अब आगे रिफंड के ऊपर, एक तो प्लांट का था और दूसरा रिफंड कौन सा था, ये वाला जो था ये रिफंड था। टोटल मेरा रिफंड कितना हो गया, तो तीन चीजें मेरे से उसने मांगी थी, इफ यू डू रिमेम्बर। तीन चीजें उसने मेरे से मांगी थी कि भाई पेएबल कितना है। मैंने कहा पेएबल ये है, पहला उसका जवाब मिल गया उसको ये। दूसरा उसने मांगा था रिफंडेबल बताओ, मैंने कहा ये तुम्हारा भाई रिफंडेबल है। तीसरा उसने बताया था कैरी फॉरवर्ड, तो मैंने कहा ये कैरी फॉरवर्ड। राइट, यस। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये। राइट, तसल्ली के साथ आपने, अच्छा वो कोई बहुत ही बेगैरत इंसान होगा जो इसको घर जाके नहीं करेगा। इंसान में मर्द औरतें दोनों शामिल है, यानी आप भी अपने आप को इंसान समझे। बेटा ये एक टेम्पलेट है, ये मैंने बहुत बड़ी कसम डाली है, ये आपको मैंने बहुत बड़ी कसम डाली है कि आपने आज ही करना है, कल नहीं करना। क्या करना है, आज ही करना है। कल क्या करना है, कल आपने एमएच एसोसिएट वाला क्वेश्चन करना है, आज ये वाला करना है दोबारा, आज ही करना है बशर्ते जिंदगी, बशर्ते जिंदगी। और एमएच एसोसिएट वाला क्वेश्चन बताएं कौन सा है, जी ये वाला। ये वाली बेटा जो अमाउंट है ना जो हमारा इनपुट बन रहा था ये दोनों का, और इसका 90%, ये वाली जो वैल्यू थी, यानी ये बन रही है 18,70,817 माइनस 18,70,817 माइनस 1495260, ये वाली आ रही। और ये 78,000 जो है ना वो ये वाला आ रहा है। ठीक है, ये रिस्ट्रिक्शन इस वजह से लगी कि मैं 90% से ज्यादा नहीं क्लेम करूंगा ना। इस ओके, समझ आइए।
कोई सवाल? इसको पहले करना है, इसको। फिर एक एमएच एसोसिएट वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल मिलता जुलता इसे क्वेश्चन है जी आपका। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 28 जी। ये मेरा बेटा आपने संडे वाले दिन करना है क्वेश्चन। क्वेश्चन के दो असूल आपको पढ़ा दिए मैंने, दो असूल। असूल नंबर 1, क्वेश्चन पूरा करना है। नंबर 2, क्वेश्चन करके फौरन क्वेश्चन नहीं करना, पहले क्वेश्चन करके उसको अच्छी तरह देखना हुआ क्या, डेटा क्या था, एडजस्टमेंट क्या थी, गलतियां क्या थी, फिर क्वेश्चन 2 करना है। आज ही कर ले दोनों क्वेश्चन, अगर कहते हैं ठीक है सर मैं आज ही कर लूंगा, ये वाला क्वेश्चन और वो वाला क्वेश्चन समझ आ गई है? क्या नहीं करनी? कौन सी चीज नहीं करनी? बेगैरती। करना क्या है? दो सवाल। फी अमान अल्लाह।